नमस्कार दोस्तों। देखिए, काबिल लोगों के साथ काम करने में हमेशा मज़ा आता है। आप ऑफिस में काम कर रहे हों, दुकान पर, किसी व्यापार में, अगर आपके साथ काबिल लोगों की टीम है तो आप निश्चिंत होकर सिर्फ कुछ चीज़ों का मैनेजमेंट कर सकते हैं, बाकी काबिल लोग अपने आप सारा काम देख लेते हैं। एस जयशंकर एक ऐसे विदेश मंत्री साबित हुए हैं जिन्होंने भारत की विदेश नीति के चेहरे को, दशा को, दिशा को पूरी तरीके से एकदम पलट कर रख दिया है। भारत दूसरे देशों के सामने अहम मुद्दों पर जिस तरीके से पहले पेश आता था, अब भारत का स्टैंड बिल्कुल चेंज हो गया है। भारत अब किसी भी मुद्दे पर झुकता नहीं है। उसकी नीयत पर सवाल उठाए जाते हैं तो वो मुंह तोड़ जवाब देता है, और जब उसके हितों पर कोई कुठाराघात करने की कोशिश करता है तो फिर उसे आईना दिखाने से भी भारत पीछे नहीं हटता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। वैसे तो विदेश मंत्री हैं, उनका दायित्व है, हमेशा विदेश में ही रहते हैं। अभी इन दिनों भी वो 3 देशों की यात्रा पर हैं। पहले बांग्लादेश गए थे, फिर 3 दिन के लिए स्वीडन गए, फिर उसके बाद अब बेल्जियम में है। यूरोपियन संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है मंत्रियों की, 3 दिन तक वहां रहेंगे। और विदेश मंत्री ने इन 2-3 दिनों में एक बार फिर अपना एक अलग ही रुख लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, जिसे देखकर सारा यूरोपियन संघ, ईयू जिसको कहते हैं, यूरोपियन यूनियन, वो भौचक रह गया है। विदेश मंत्री ने उनकी बोलती बंद कर दी है। आपको ध्यान होगा कि जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी तो यूरोप के सारे कंट्रीज, ईयू, यूरोपियन संघ, ये सब कह रहे थे कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है साहब, आप तेल खरीदना बंद कर दो। तो इस पर भारत ने यह कहा था कि भाई, हमारा ना तो झगड़ा यूक्रेन से है ना हमारा रूस से है। हमारे यूक्रेन से जो संबंध है वो भी जैसे के तैसे हैं, जैसे हमारे रूस से संबंध है वैसे के वैसे हैं। हम रूस से तेल खरीदना क्यों बंद कर दें? और जितना हम रूस से तेल खरीदते हैं, उतना उतना तेल, जितना हम टोटल तेल खरीदते हैं, उतना तो आप लोग एक दिन में खर्च कर देते हो तेल, रूस का खरीदा हुआ। उन्होंने कहा कि आप सब लोग पहले खुद को भी देखिए और ये मत सोचिए कि जो समस्या आपकी है वो समस्या सबकी होगी। हमारी नीति अलग है, आपकी नीति अलग है। और जब यूरोपियन संघ भारत के ऊपर दबाव बनाने लगा था तो विदेश मंत्री रूस के आए थे मिलने के लिए स्पेशली, और उन्होंने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी, एस जयशंकर से भी मिले थे, और उन्होंने ये आश्वासन मांगा था कि भाई, हम आपको पहले से भी सस्ता तेल देंगे, प्लीज आप तेल की खरीद हमसे बंद मत कीजिए। और भारत ने कहा था कि भाई, हम कुछ नहीं करने वाले हैं, आप हमें तेल देते रहिए। भारत रूस से जब तेल खरीदता है तो उस तेल का बाई प्रोडक्ट्स बनाकर उसको पेट्रोल में कन्वर्ट करके, डीजल में, गैसोलीन में कन्वर्ट करके दूसरे कंट्रीज को बेचता भी है। इनमें से बहुत से यूरोप के कंट्रीज भी हैं। जब भारत को सस्ता तेल मिला तो भारत ने सस्ते प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाए, तो यूरोप के कंट्रीज को क्या चाहिए? उन्हें सस्ते पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स चाहिए, भारत से वो ले लेते हैं। कई देश ऐसा कर रहे हैं। अब इस मुद्दे को यूरोपियन संघ ने एक विवाद का मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। अब देखिए, जो इस समय मीटिंग चल रही है जिसका मैं जिक्र आपसे करने जा रहा हूं, ये यूरोपीय संघ हिंद प्रशांत मंत्री स्तरीय फोरम, जिसको EIPMF कहते हैं, इसकी उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। और इसमें आपको बता दूं कि इससे पहले वो रविवार को स्वीडन में भी थे। वहां पर उन्होंने फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, साइप्रस, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, इनके विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात की थी। और भारत बेल्जियम में जो अभी जिस मीटिंग में भाग ले रहा है, ब्रसेल्स में जो चल रही है मीटिंग, उसमें भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की ये बैठक चल रही है, जिसमें उनके साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी गए हुए हैं, और IT के जो जूनियर मिनिस्टर हैं, राज्य मंत्री हैं केंद्रीय, राजीव चंद्रशेखर, वो भी उनके साथ गए हुए हैं। देखिए, ये मुद्दा यहां पर फिर से उठा। भारत और रूस का जो मुद्दा है, यूक्रेन की जो वॉर वाला मुद्दा है, वो यहां पर फिर से उठा। लगातार यूरोपियन संघ भारत पर दबाव बना रहा है कि साहब, अपने रूस के साथ व्यापारिक संबंध आप तोड़िए। भारत मान नहीं रहा। भारत ने कहा, हमारा निजी मामला है, हमारी निजी ताल्लुकात हैं, हम आपके कहने पर यह संबंध नहीं तोड़ सकते। भारत यूरोप को पिछले, इस अप्रैल माह से अगर पिछले 6 महीने की बात करूं तो प्रतिदिन 2,84,000 बैरल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रोजाना यूरोप के देशों को दे रहा है, जो पहले के प्रोडक्शन से लगभग 17,000 बैरल प्रतिदिन अधिक है। आप समझ सकते हैं कि कितना पेट्रोलियम प्रोडक्ट भारत अब
यूरोप के देशों को दे रहा है, जो कभी दूसरे देशों के सामने कटोरा मांगकर खड़ा रहता था। अब ईयू के, यूरोपियन यूनियन के जो विदेश नीति के प्रमुख हैं जोसेफ बोरेल, उन्होंने ये कहा, एक बयान दिया कि भारत के जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो भारत रूस से तेल ले रहा है और उससे उसको रिफाइन करके फिर पेट्रोल, डीजल और दूसरे गैस प्रोडक्ट्स बना रहा है, ये रूस के तेल से वो तैयार कर रहा है। इसलिए जो यूरोप के कंट्रीज हैं उनको भारत से ये प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने चाहिए और उन पर बैन लगाना चाहिए। और आप सब जानते हैं कि जो पश्चिमी देश हैं, रूस को दबाने के लिए उसका जो एनर्जी सेक्टर है उस पर दबाव लगातार बनाकर रखना चाहते हैं। अब एस जयशंकर की वैसे तो मुलाकात जो ईयू के विदेश नीति प्रमुख हैं जोसेफ बोरेल, इनके साथ एक मीटिंग में भी हुई, लेकिन उस मीटिंग में जोसेफ बोरेल ने इनसे क्या कहा मुझे नहीं पता। लेकिन उस मीटिंग के बाद दोनों को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करनी थी, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोसेफ बोरेल नहीं आए। केवल विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे, भारत के दोनों मंत्री भी उनके पीछे ही खड़े हुए थे। पत्रकारों ने उनसे सवाल जवाब पूछने शुरू किए और फिर यही मुद्दा उन्होंने उठा दिया कि साहब जो हमारे जो जोसेफ साहब हैं उन्होंने कहा है कि बाई प्रोडक्ट्स के बारे में जो बातें हुई, तो उन्होंने कहा कि देखिए उन्होंने कहा कि जो यूरोपियन यूनियन काउंसिल है उसको अपने नियम 833/2014 को देखना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जब हम रूस के कच्चे तेल को खरीदते हैं और उसे प्रोडक्ट्स में दूसरे में बदलते हैं, पेट्रोल, डीजल या गैसोलीन किसी भी प्रोडक्ट में बेचते हैं, तो वो काफी हद तक बदल चुका होता है, वो एक तरह का नया प्रोडक्ट होता है। अब इसे रूसी प्रोडक्ट आप नहीं कह सकते। और इस पूरे प्रकरण को लेकर सारे यूरोपियन कंट्रीज हक्के बक्के रह गए जब विदेश मंत्री ने कह दिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम तो वहां से लेंगे तेल। एक अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने यही कहा कि हम वहां से तेल लेंगे, उनको हम बनाएंगे, आपको लेना है लो, आपको नहीं लेना आपकी मर्जी। टका सा जवाब दे दिया और इससे सारा यूरोप के जो कंट्रीज हैं हक्के बक्के रह गए। Andy Bounce from the Financial Times. So, obviously, Mr. Borrell is not here today, not here now, but he was in the meeting, and he told the Financial Times before the meeting that the EU should be putting sanctions on refined oil products from India using Russian oil. I just wondered what the response of the minister was. Thanks. Well, you're right. Mr. Borrell is not with us now, but I really don't see the basis for your question. Because my understanding of the Council regulations is that if Russian crude is substantially transformed in a third country, then it's not treated as Russian anymore. I would urge you to look at Council Regulation 833/2014. जयशंकर पहले भी इस तरह के जवाब देते रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका में जाकर इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है जब इनसे कई सवाल इस तरह के पूछे गए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हाल ही में एक आंकड़ा आया है, एक फिगर आई है कि 2023 में किन किन देशों में मंदी की संभावनाएं हैं। यूरोप के सारे देशों में, इंग्लैंड में तो 75% है मंदी की संभावनाएं, रिसेशन का दौर आने वाला है। भारत एकमात्र देश है जिसमें मंदी की संभावनाएं 0% है उस आंकड़े के अनुसार। मैं आपको फिगर दिखा भी देता हूं। और इसके बावजूद भारत खुलकर सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा मार्केट है, हम बहुत बड़े खरीदार भी हैं और बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर और विक्रेता भी हैं। तो दोनों देशों को, चाहे वो यूरोप के सारे कंट्री हों चाहे भारत हो, सभी देशों को एक दूसरे की जरूरत है। वो कह जरूर रहे होंगे कि भारत के इन बायो प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन उनकी हिम्मत है नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स का एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि विदेशी कपड़े, बहुत सारी चीज़ें, आज सब लोग मैकडोनाल्ड का बर्गर खाते हैं और अमेरिकन कंपनी है, H&M जैसे विदेशी ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, ज़ारा के कपड़े पहनते हैं। इतने सारे बड़े ब्रांड भारत में अपना मार्केट लगा रहे हैं। और आज जिस तरीके से भारत ने अपना वैश्वीकरण शुरू किया है, अपनी नीतियों का, अपनी कल्चर का, उससे सारे देशों में क्यूरोसिटी बढ़ी है भारत के प्रति और भारत के प्रोडक्ट्स के प्रति सम्मान भी बढ़ा है। देखिए, यहाँ पर ब्रसेल्स से पहले वो 3 दिन की स्वीडन की विदेश यात्रा पर थे एस जयशंकर में उन्होंने जब बहुत सारे विदेश मंत्रियों से मुलाकात की, कई मीटिंग्स में उन्होंने वहाँ भाग लिया, यूरोपियन देशों के बहुत सारे वहाँ विदेश मंत्री भी मौजूद थे।
उसके बाद उन्होंने एक शाम को, शायद ये शनिवार या रविवार की शाम की बात है, इन्होंने स्वीडन के जो भारतीय हैं, भारतीय समुदाय हैं, उनके लोगों के बीच में गए और वहाँ पर जो है उन्होंने बहुत सारी बातें कही। तो वहाँ पर किसी भारतीय ने पूछा कि सर, भारत इतनी तरक्की कर रहा है, भारत अब खरीदार भी है, विक्रेता भी है, सारी दुनिया उसकी प्रोडक्ट्स खरीद रही है। तो उन्होंने कहा कि क्या कभी ऐसा भी दिन आएगा कि जिस तरीके से हम हैमबर्गर खाते हैं, विदेशी बर्गर खाते हैं और H&M के जो कपड़े हम पहनते हैं, तो क्या वो कभी ऐसा होगा कि दुनिया के लोग भी पानी पूरी खाना शुरू कर दें भारत का प्रोडक्ट, और कभी H&M का कोई ऐसा ब्रांड आए कपड़ों का जिस पर न्यूयॉर्क के बजाय न्यू दिल्ली लिखा हो। तो इसका जवाब बड़ा दिलचस्प तरीके से दिया एस जयशंकर ने, और उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग हिंदी जानते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एक हिंदी की एक कहावत है कि आपके मुंह में घी शक्कर। तो इस पर सब लोग हंसे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारत ने अपनी संस्कृति का प्रसार प्रचार शुरू किया है और लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, उससे ये दिन दूर दूर नहीं है जब ऐसा भी दिन आएगा कि लोग भारत की बनी हुई पानी पूरी खाएंगे और भारत के ब्रांडेड कपड़े भी लोग पहनना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि देखिए, हमें इस पर भी सोचना होगा कि हम भारतीय कल्चर को किस तरीके से दुनिया में फैला सकते हैं, इस पे सभी को सोचना होगा। उन्होंने कहा कि देखिए, जैसे योग दिवस 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योग दिवस की शुरुआत की और आज देशियों से किस तरह से स्वीकार कर लिया गया है, सारी दुनिया में योग के प्रति किस तरह की क्यूरियोसिटी है, किस तरह की एक्सेप्टेंस बढ़ी है, स्वीकार्यता बढ़ी है, ये अद्भुत चीज है। तो उन्होंने कहा कि जब हम योग को इस तरह से बढ़ा सकते हैं तो हम किसी दूसरे प्रोडक्ट को, अपने किसी खाद्य पदार्थ को, उसको क्यों नहीं बढ़ा सकते। उन्होंने कहा कि हमें अगर इसी तरह से ऐसे ही काम करना है, इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब लोग भारत का बनाया हुआ प्रोडक्ट खाएंगे, भारत का पैदा किया हुआ, यहाँ का बनाया हुआ कपड़ा पहनेंगे। वो दिन दूर नहीं है अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो साहब, मेरा तो मानना है कि एस जयशंकर जैसे लोग हैं जब तक, तब तक भारत का जलवा पूरी दुनिया में कम नहीं हो सकता, ये बढ़ने ही जा रहा है। और इसमें ये एक यज्ञ है और इसमें आहुति हमें आपको सभी को देनी है, सभी को अपना सहयोग करना है। अकेले एस जयशंकर या नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं कर सकते, वो एक रास्ता सुझा सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ी भूमिका वो लोग भी निभा सकते हैं जो विदेशों में रह रहे हैं। एस जयशंकर ने कहा कि जो विदेशों में, अलग अलग देशों में भारतीय रह रहे हैं, वो तो हमारे प्रसार का सबसे बड़ा माध्यम है। अगर वो जिन कंट्रीज में रह रहे हैं वहाँ पे भारतीय कल्चर के बारे में लोगों को बताएं, भारतीय चीज़ों के, वहाँ के प्रोडक्ट्स की खूबियों के बारे में बताएं, वहाँ के प्रोडक्ट्स से उन्हें रूबरू कराएं, अवगत कराएं, तो ये बहुत संभव है कि एक दिन सारी दुनिया भारत के बनाए हुए कपड़े पहनना शुरू कर दे। देखते हैं एस जयशंकर का ये सपना कितने वर्षों में पूरा होता है। प्रयास तो शुरू हो चुका है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खूब जमकर शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए और इस चैनल पर लगातार आते रहिए। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।